नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं हमारे जो मैथ्स ऑनलाइन टेस्ट नंबर 6 है और रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल हमने जो डिज़ाइन किया था उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए और अपने जो अन्य साथी हैं उनको भी निमंत्रण दे दीजिए कि वो भी अपनी जो जिज्ञासाएँ हैं उनको शांत कर लें। और आइए देखते हैं किस प्रकार आपने सवालों के आंसर दिए और कहाँ पर आपने हल्की फुल्की गलतियाँ की हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक था। आपने यदि ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पर आपको बता रखा है, तो आप सर्च करके टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज हम देखते हैं पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है। हमारा जो पहला सवाल है साथियों, ये था राम के 5 पुत्र हैं। राम के कितने पुत्र हैं? 5, जिनका वेतन अलग अलग है, यानी अलग अलग जॉब करते हैं। राम के सभी पुत्रों को बराबर धनराशि बांटना चाहता है। जो राम है वो अपने पुत्रों को बराबर धनराशि बांटना चाहता है, तो निम्नलिखित में से किसका सहारा लेगा, अर्थात उसे किसका ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर। परिसर क्या होता है? रेंज। जो रेंज होता है साथियों, इसे परिसर या परास भी कहते हैं। तो ये अभी आपके रीट में नया टॉपिक जुड़ा है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग डाटा जो प्रबंधन है उसको जोड़ा गया है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन लिए हैं और ये जो क्वेश्चन है इनको आप समझिए, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो राम जब अपने पुत्रों को बराबर बराबर धनराशि बांटेगा तो उसके लिए जैसे हम गणित में औसत ज्ञात करते हैं, इसी प्रकार सांख्यिकी में, स्टैटिक्स में समांतर माध्य होता है। तो इस राम को समांतर माध्य का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा और काफ़ी विद्यार्थियों ने इसे सही आंसर दिया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप अपने जो आंसर हैं वो हमें कमेंट करते रहना, बता दीजिए। ये जो है काफ़ी मौलिक क्वेश्चन है, कहीं पर भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा नहीं। इस प्रकार के सवाल भी साथियों बन सकते हैं और इस प्रकार के जो सवाल हैं उनको आप बड़ी, यदि कंसेप्चुअल क्लियरिटी आप में है तो आप उनको सही कर पाएंगे। एक बार कमेंट करके बताएं कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। एक बार सवाल मैं पढ़ देता हूँ। मोहन अपनी दुकान के लिए थोक में जूते खरीदता है, यानी जो मोहन है वो दुकानदार है और वो थोक से सामान खरीद कर लाता है और ग्राहकों को बेचता है फुटकर के रूप में। अधिकतम लाभ कमाने के लिए उसे निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना चाहिए। साथियों अब आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे जूते जो हैं मोहन एक साथ खरीदता है 5 नंबर के, 6 नंबर के, 7 नंबर के, 8 नंबर के, 9 नंबर के और 10 नंबर के। अब यहाँ पर क्या होगा साथियों कि आपको पता है इनकी जो सेलिंग होती है, जो बिक्री होती है, जैसे 10 नंबर वाले हैं, उसके बाद यदि हम 11 नंबर की बात करें, 11 नंबर के जूते और 5 नंबर के जो जूते हैं वो कम संख्या में बिकते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, ये जो जूते हैं ये अधिक संख्या में बिकते हैं। तो साथियों जो साइज़ ज़्यादा बिकेगी, राम को वही या मोहन को वही साइज़ ज़्यादा खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राहकों की जो डिमांड होगी वो इन साइज़ में ज़्यादा होती है। और सांख्यिकी में जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसे हम बहुलक कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमने दिए थे माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रसार। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा बहुलक। बहुलक क्या होता है? यानी सर्वाधिक बारंबारता वाला जो चर होता है वो बहुलक कहलाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा बहुलक। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। ये रहा आपका सवाल नंबर 3 और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमारे बहुत कम साथियों ने सही आंसर किया है। तो आप एक बार कमेंट करके अपना जो आंसर है वो हमें बताइए। यहाँ पर केवल 28% अर्थात केवल 89 जो विद्यार्थी हैं उन्होंने ही इसका सही आंसर दिया है। बाकी जो विद्यार्थी हैं वो इसका गलत आंसर दे दिए हैं। एक फैक्ट्री में काम करने वाले 5 कर्मचारियों का वेतन जो है 25,000 रुपये, 18,000 रुपये, 20,000 रुपये, 22,000 रुपये और 23,000 रुपये मासिक है। कर्मचारियों के वेतन का प्रसार या रेंज क्या होगा? तो अब आपको प्रसार का पता होना चाहिए। जैसे माध्य होता है साथियों, माध्यिका होती है, माध्य माध्यिका होता है, बहुलक होता है और इसी प्रकार एक होता है प्रसार या परिसर,
जिसे हम अंग्रेजी में रेंज कहते हैं, तो हमने यहाँ रेंज भी लिख दिया था। रेंज क्या होता है, आपको एक छोटे से प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाते हैं कि जब आप दुकान में कोई सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मान लीजिए आप जूते खरीदने के लिए अच्छे शोरूम में गए हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले आप उसको बताएंगे कि हमें इस ब्रांड के जूते चाहिए। फिर आपसे वो पूछेगा कि किस रेंज में चाहिए, किस रेंज में चाहिए। तो साथियों जो रेंज होता है वो वहाँ पर भी काम में लिया जाता है। अब रेंज क्या होता है, जैसे मान लीजिए दुकान में मिनिमम जो जूता है वो 100 रुपये का है और मैक्सिमम जो जूता है वो 700 रुपये का है, तो रेंज हो गई 600 रुपये, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतम से और न्यूनतम का जो अंतर है वो है 600 रुपये, तो यहाँ पर रेंज हो गई 600 रुपये। तो रेंज क्या होती है, किसी समंक के या समंक जो सारणी होती है उसमें अधिकतम और न्यूनतम जो मूल्य होते हैं उनका अंतर ही रेंज कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे अधिकांश विद्यार्थियों ने इसका माध्य ज्ञात कर दिया था, यानी 21,600 आंसर दे दिया था, जो कि गलत है। अब इनको यदि आप आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाएंगे तो आप देखेंगे कि सबसे जो छोटी वैल्यू है हमारी 18,000, ये सबसे छोटी वैल्यू है, और सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है साथियों 25,000। तो इनका जो डिफरेंस होगा वही इनका रेंज होता है, तो अंतर हो गया 7,000। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7,000। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल, और यहाँ पर दिया है यदि 3, 4, 8, 5 x व 3 अंकों का समांतर माध्य 4 हो, इन सभी का समांतर माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। साथियों समांतर माध्य क्या होता है, जैसे गणित में औसत होता है, सेम वही सांख्यिकी में समांतर माध्य होता है। अब हम औसत कैसे ज्ञात करते हैं, औसत होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो इसी प्रकार यहाँ पर समांतर माध्य भी हम ज्ञात कर लेंगे। और यदि हम राशियों का योग ज्ञात करना चाहें तो होता है औसत इंटू में राशियों की संख्या, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो राशियों का योग आ जाता है। अब एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास संख्याएं कितनी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं और इनका समांतर माध्य है 4। तो योग कितना होगा साथियों, 6 इंटू में 4, अर्थात ये योग हो जाएगा 24। यानी जो 6 की 6 संख्याएं हैं उनका यदि योग करेंगे तो 24 होगा। अब यदि हम इन संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं x के अलावा, तो 3 और 4 7 और 8 15 और 5 20 और 3 23, यानी ये होती हैं 23 प्लस में x, और 23 प्लस में x का वैल्यू हो जाना चाहिए 24। तो x की वैल्यू क्या होगी साथियों, 1। इस सवाल का राइट आंसर होगा 1। तो ये हमारे इस सवाल का राइट आंसर था। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित संख्याओं का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी हुई है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। साथियों बहुलक क्या होता है, बहुलक वह होता है यानी जिस चर की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर हम संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख देंगे, या फिर आप वैसे भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 है तो 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार आया है, यानी जो 5 का अंक है ये आया है 5 बार। फिर हम देखेंगे 4 वाला जो अंक है 1 2 3 बार, तो 4 वाला जो अंक है ये आया है 3 बार। फिर हम देखेंगे कि 6 वाला जो अंक है 1 बार हमें दिखाई दे रहा है, और जो 3 वाला जो अंक है वो भी हमें 1 बार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो 5 वाला जो अंक है ये 5 बार आया है, तो सबसे ज़्यादा यही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो बहुलक है वो यही हो जाएगा। और लगभग अधिकांश विद्यार्थियों ने इसे सही आंसर दिया है। चलिए चलते हैं अगले सवाल की और ये रहा हमारा अगला सवाल। ये साथियों निम्नलिखित में से कौन सा स्थैतिक माध्य है। स्थैतिक माध्य क्या होता है, स्थिति के आधार पर माध्य ज्ञात करना, वो स्थैतिक माध्य कहलाता है। जैसे समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य में क्या होता है, संख्याएं होती हैं उनको आपस में जोड़ना होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या चरों का जो मान है वो 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, तो इनका जो समांतर माध्य होगा सबको जोड़ने के बाद यहाँ पर हमारा मिडिल पॉइंट यानी जो औसत होता है उस प्रकार से इसका आंसर ज्ञात किया जाता है। जो माध्यिका है साथियों, ये संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में रखने के बाद बीच वाला बिंदु लिया जाता है। इसको क्लियर समझने के लिए जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 1 2 10 और
12 और एक ले लीजिए 0। तो ये साथियों हमारे पास हो गई 5 संख्याएं। अब 5 संख्याएं हैं, इनका जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो 1 और 2 3, 3 और 10 13 और 12 25 और 0 25, यानी 25 में हम किसका भाग देंगे 5 का। तो आंसर क्या आएगा साथियों 5, यानी ये 5 तो हमारा क्या आया है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य तो हो गया 5। माध्यिका की यदि हम बात करेंगे तो माध्यिका के लिए इनको आरोही क्रम में लिखेंगे हम 0 1 2 10 और 12, और आरोही क्रम में करने के बाद बीचों बीच वाला जो पद होता है वो होता है माध्यिका। तो यहाँ पर माध्यिका हो गया है 2। इसी प्रकार जो बहुलक है, बहुलक यहाँ पर सारे ही हैं क्योंकि कोई भी पद रिपीट नहीं हुआ है। और परिसर की यदि हम बात करें तो परिसर यहाँ पर 12 होगा क्योंकि अधिकतम वैल्यू 12 है और न्यूनतम वैल्यू 0 है। तो स्थैतिक माध्य क्या होता है, स्थैतिक माध्य होता है स्थिति के आधार पर दिया जाता है। जैसे हमने आरोही क्रम में जमाया और बीच वाला हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ पर यदि 12 के स्थान पर 25 होता तो हमारा समांतर माध्य तो बदल जाता, लेकिन हमारी जो माध्यिका है वो अभी भी 2 ही रहती। और साथियों किसी समंक सारणी के जो अधिकतम और न्यूनतम वैल्यू होती हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा 1 2, उसके बाद लिखा यहाँ पर 5, फिर लिखा यहाँ पर साथियों 50, और उसके बाद लिख दिया हमने मान लीजिए यहाँ पर जोड़ कर देख लेते हैं एक बार 3 8 58, और फिर लिख दिया मान लीजिए 2। तो जब ऐसे लिखेंगे साथियों और इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए इन सबको जोड़कर 5 का भाग देना पड़ेगा। इन सबको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, और 60 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 12, यानी 12 आंसर आएगा। समांतर माध्य हो जाएगा 12। माध्यिका के लिए इसे आरोही क्रम में जमाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे इसको 1 2 2 5 और 50। तो बीचों बीच वाला पद ये हमारा माध्यिका हो जाएगा। अब ये 50 और जो 1 है ये चरम मान है, और चरम मानों का माध्यिका के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो माध्यिका होती है स्थिति के आधार पर आंसर दिया जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा माध्यिका, और ये बहुत कम विद्यार्थियों ने इसे आंसर सही दिया है। अधिकांश विद्यार्थियों ने समांतर माध्य कर दिया है। तो आप इस प्रकार के जो कंसेप्ट हैं उनको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये सारे सवाल जो हैं साथियों का हमारे कक्षा 5 6 और 7 8 की जो बुक्स हैं उनमें दिए हुए हैं, तो आप वहाँ से जाकर इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल। जब एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगी। अब हमारे कुछ साथी सोच रहे होंगे कि आंकड़ों के प्रबंधन में तो मध्य माध्यिका बहुलक और यही शामिल होंगे। साथियों ऐसा नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 6 7 8 की जो बुक्स हैं, जैसे 8 की बुक की यदि हम बात करें तो वहाँ पर आंकड़ों के प्रबंधन में प्रायिकता भी दिया हुआ है। तो आपको प्रायिकता को भी तैयार करना है, और यहाँ पर आपसे काफ़ी सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। प्रायिकता का मतलब होता है साथियों संभावना। आप बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ लीजिए। संभावना, संभावना कैसे, जैसे हमारे पास एक सिक्का है, सिक्के में एक तरफ हेड होता है एक तरफ टेल होता है, या फिर आपको ये पता नहीं हो तो जैसे 1 रुपये का सिक्का है तो 1 रुपये में एक तरफ इसमें भारत बना रहता है और एक तरफ लिखा रहता है 1 रुपया। तो इसको जब हम उछालेंगे और जब सिक्का नीचे ज़मीन पर गिरेगा तो या तो ऊपर की साइड में हमें जो दिखाई देता है उस साइड में या तो भारत लिखा हुआ मिलेगा, और या फिर वो 1 रुपये लिखा हुआ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर सिक्का गिरने की संभावना कितनी है 2, तो 2 में से हम यदि आपसे ये कहें कि भारत ऊपर आने की संभावनाएं कितनी रहेंगी, तो मान लीजिए हमने 2 बार उछाला तो 2 बार में से हो सकता है वो 1 बार हमारे पास भारत ऊपर की तरफ आ जाए। तो यानी कुल परिणाम जो है साथियों वो हैं 2, और हमारे अनुकूल परिणाम कितने हैं 1, क्योंकि दोनों स्थितियों में से 1 बार भारत आने की संभावना बनती है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/2। अब इसी प्रकार जैसे एक पासा है, पासा क्या होता है साथियों, आपने देखा होगा इस प्रकार की एक जैसे घन होता है, इस प्रकार की एक संरचना होती है जिसमें 1 2 3 ऐसे टोटल 6 सतह होती हैं। 6 सतहों पर 1 से 6 तक के अंक लिखे हुए होते हैं, उसे हम पासा कहते हैं। यदि यहाँ से अंकों को हम हटा दें तो फिर वो घन होता है, यानी घन और पासे में केवल इतना सा ही अंतर है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर कुल मिलाकर 6 सतह हैं, तो 6 में से ठीक ऊपर आने की जो संभावना है वो किसी एक सतह की रहती है। और यदि हम बात करें कि 2 अंक वाली जो
जिस सतह पर 2 अंक लिखा हुआ है उसके ऊपर आने की संभावना कितनी है। तो साथियों 6 बार जब हम पासे को फेंकेंगे तो हो सकता है 1 बार हमारे पास क्या आ जाए, यानी स्थिति संभावना बनती है कि 1 बार 2 ऊपर आए। कितनी स्थितियों में से? 6 स्थितियों में से। इसका मतलब 1 बार आएगा 6 स्थितियों में से, तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारा जो सवाल है उसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या ऊपर आने की प्रायिकता क्या होती है। साथियों हमारे पास जो संख्याएं होती हैं पासे पर होती हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन 6 में से अभाज्य कौन कौन सी हैं? 2 है, 3 है और 5 है। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए 3 और कुल परिणाम कितने हो गए? 6। कुल परिणाम होते हैं साथियों टोटल जो हैं उनको कुल परिणाम कहते हैं। अनुकूल किसे कहते हैं? जो हमसे सवाल में पूछा जाता है वैसी संभावनाएं, वैसी संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं 2, 3 और 5 हैं। तो ये टोटल हमारे पास 3 संख्याएं हुई, तो 3 तो हो गए हमारे अनुकूल परिणाम और 6 हो गए कुल परिणाम। अब जब इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, अर्थात जो अभाज्य संख्या की प्रायिकता है वो होगी 1/2। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और साथियों यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम रोजाना इसी प्रकार के वीडियोज़ लेकर आते हैं। आपकी रीट की जो तैयारी है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब भाज्य संख्या कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे पास 6 संख्याएं हैं। इनमें से भाज्य कौन सी हैं? साथियों आपको अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याओं का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि आपके जो सिलेबस है उसमें अच्छे से लिखा हुआ है, डिटेल से लिखा हुआ है कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या, इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उनमें। तो भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनमें 1 और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भी भाग जाता हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर भाज्य संख्या है 6 और 4। 1 जो है साथियों न तो भाज्य है और न अभाज्य है। 1 को अलग ही माना जाता है, न भाज्य माना जाता है और न अभाज्य। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भाज्य आने के लिए अनुकूल जो परिणाम बन रहे हैं 2 बन रहे हैं और कुल परिणाम कितने साथियों? 6। तो जब इनको जब काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 1/3। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप अपने जो आंसर है वो कमेंट करते रहें साथियों। ये देख लीजिए, एक थैली है उसमें 6 सफ़ेद और 11 लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। यहाँ पर हमारे पास एक ये समझ लीजिए एक थैली है और इसको हमने बांध दिया। यहाँ पर अंदर जो गेंद हैं उनमें अलग अलग रंग की गेंद है, जिनमें 6 तो कैसी हैं? 6 हैं सफ़ेद, 11 हैं लाल और 7 हैं पीली। अब आप बिना देखे थैले में हाथ देते हैं और एक गेंद निकाल कर लाते हैं, तो उस गेंद के सफ़ेद होने की संभावना कितनी रहेगी, प्रायिकता कितनी रहेगी। साथियों हमारे पास टोटल 24 गेंद हो गई हैं। 24 में से आपको एक गेंद निकालनी है। तो एक गेंद कोई से भी रंग की हो सकती है, सफ़ेद भी हो सकती है, लाल भी हो सकती है और पीली भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा है सफ़ेद की प्रायिकता, तो सफ़ेद गेंद कितनी है? 6 और कुल गेंद कितनी है? 24। अर्थात हम 24 गेंद जब निकालेंगे तो उनमें से 6 गेंद कैसी आएंगी? सफ़ेद। तो इसको जब हम हल करेंगे, यानी हमारे अनुकूल परिणाम 6 और कुल परिणाम है यहाँ पर 24, तो 1/4। यहाँ पर 1/4 यहाँ पर हमारी प्रायिकता होगी। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। आप अपना आंसर एक बार कमेंट कर दीजिए। और काफ़ी सिंपल सवाल है ये। एक विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या निम्नानुसार है। कैसे है? 15, 16, 17, 11 और 13। यदि उक्त आंकड़ों का पाई चार्ट बनाया जाए तो कक्षा 4 के लिए कितने डिग्री का खंड बनेगा। अब पाई चार्ट क्या होता है साथियों? आपने देखा होगा एक इस प्रकार का वृत्त आरेख होता है। इस वृत्त आरेख में क्या होता है? ये हमारा मिड पॉइंट है। यहाँ से इस प्रकार इसके खंड कर दिए जाते हैं और जो खंड होते हैं उनको अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। तो ये जो चार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। इस प्रकार का जो चार्ट बनता है उसे हम पाई चार्ट कहते हैं। साथियों पाई चार्ट जो होता है इसकी जो कुल डिग्रियां हैं, कुल यहाँ पर ये डिग्रियों के आधार पर बनते हैं। ये जो हैं कुल डिग्रियां जो होती हैं ये
360 होती हैं और ये 360 की जो तुलना करते हैं हम संख्याओं के योग से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो विद्यार्थियों की संख्या है 15, 16, 17, 11 और 13। तो आप इनका टोटल जब करेंगे तो वो जो टोटल है उसके लिए डिग्रियां बनेंगी 360। फिर कक्षा 4 के लिए कितने हैं? कक्षा 4 के लिए हैं 11। तो 11 के लिए कितनी डिग्रियां बनेंगी, ये आपसे पूछा है। चलिए देखते हैं कि ये जो सवाल है इसको हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप एक बार टोटल कर लीजिए सभी का, 15, फिर 16, 17, 11 और 13। जब जोड़ेंगे तो ये हो गए 11, ये हो गए 11, यानी 22 हासिल हो जाएंगी 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7 हो गए 72। यानी 72 जो डिग्रियां हैं, 72 का जो संख्या है, 72 जो विद्यार्थी हैं उनको दर्शाया जाएगा 360 डिग्रियों से। एक एक नियम से कर सकते हैं। एक विद्यार्थी के लिए बनेंगी 360 बटा में 72 और कक्षा 4 में कितने विद्यार्थी हैं? 11। तो 11 के लिए डिग्रियां बनेंगी साथियों, मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। अब 36 से काट दीजिए, 36 से कम 36, 36 दूना 72, ऊपर हो जाएगा हमारे पास 10। इससे जब काटेंगे तो हो जाएगा 5 और 11 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55। तो ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा 55। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। और साथियों आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर दीजिए, आपको उसका सॉल्यूशन और डिटेल से बता दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप चरम मानों से प्रभावित होता है? चरम मान क्या होते हैं साथियों? किसी सारणी के, किसी समंक माला के अधिकतम और जो न्यूनतम मान होते हैं, अधिकतम और न्यूनतम मान जो होते हैं वो उसके कहलाते हैं चरम मान। और साथियों चरम मानों से कौन प्रभावित होता है? चरम मानों से केवल समांतर माध्य प्रभावित होता है, माध्यिका प्रभावित नहीं होती है और बहुलक भी प्रभावित नहीं होता। एक बार एग्जाम्पल से आप देख लीजिए कैसे। जैसे हमारे पास संख्याएं हैं 1, 2, 2, 2, 3 और 10। अब यदि इन संख्याओं का हम समांतर माध्य ज्ञात करें तो हमारे पास आएगा 1 और 2, 3 और 2, 5 और 2, 7 और 3, 10, 10 और 10, 20। और संख्या कितनी होगी साथियों? 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी 20 में जब 6 का भाग देंगे तो ये आएगा हमारे पास 3.33। ये हमारे पास आ जाएगा समांतर माध्य। माध्यिका क्या होगी? माध्यिका ये हमने आरोही क्रम में पहले ही जमा दिया, तो माध्यिका हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हैं। तो बीच का वाला जो पद होगा, यहाँ से जो पद होगा, यानी इन दोनों का योग करके 2 का भाग देंगे तो भी 2 ही आएगा, यानी माध्यिका हो जाएगी 2। और बहुलक क्या हो जाएगा साथियों? बहुलक भी हो जाएगा 2, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी आई है? बहुलक की। अब चरम मान का मतलब ये होता है कि अधिकतम या न्यूनतम जो मान है, यदि हम 10 के स्थान पर साथियों रख दें 20, 10 के स्थान पर कितना रख दें? 20। तो अब आप माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करेंगे तो अभी भी माध्यिका तो कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी। और बहुलक कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। लेकिन अब आप समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। अब समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो 20 तो ये हैं और साथियों 10 हमारे ये हो चुके हैं। टोटल वैल्यू हो चुकी है 30। और 30 में जब साथियों आप भाग किसका देंगे? 6 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। अर्थात हमारा समांतर माध्य जो था पहले ये था और अब क्या हो गया है? 5। तो समांतर माध्य प्रभावित हो गया है। इस प्रकार केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मान हैं उनमें चरम मानों से प्रभावित होने वाली जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है वो केवल समांतर माध्य है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और साथियों आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। और चैनल पर यदि आप पहली बार देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशन है उनका आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 की ओर। 12 के 2 गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? साथियों यहाँ पर इस सवाल को आप ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं और यदि कंसेप्ट समझना चाहे तो कंसेप्ट से भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक सूत्र होता है हमारा कि इस प्रकार कर लीजिए कि जो एलसीएम होता है 12 के 2 गुणज होने चाहिए और 2 गुणजों में से एक जो संख्या है 132 है, तो एक आपको पता चली गया। दूसरा या ऑप्शन से आप ढूंढ सकते हैं उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 1056 होना
चाहिए। या फिर आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल लेकर इस प्रकार के सवालों को कैसे हल करते हैं वो समझाता हूँ। मान लीजिए 5 के दो गुणजों की हम बात करते हैं, एक है 10 और दूसरा है 15। ये 5 के दो गुणज हैं, इनका एलसीएम आप बताइए, इनका एलसीएम जब आप लेंगे तो आएगा 30, ठीक है ना। अब यदि हमारे पास लिखा है कि 5 के जो दो गुणज हैं उनमें से एक 10 है और उनका जो एलसीएम है वो 30 है, यानी इसका मान हमें पता नहीं है। सपोज ये हमें पता नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 के इसी गुणज के रूप में जब लिखेंगे तो 5 इंटू में 2, और ये वाला जो है साथियों 5 का गुणज है, इसका मतलब 5 तो एक फैक्टर होगा और अगला फैक्टर मान लीजिए x। अब जब आप इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर जब इनका एलसीएम लेंगे तो कैसे लेंगे, 5 रहेगा इंटू में 2 रहेगा इंटू में x रहेगा, तो इनका जो एलसीएम आएगा साथियों यहाँ पर आएगा 10x। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। और 10x तो हमने सवाल के अकॉर्डिंग एलसीएम लिया है, लेकिन सवाल में जो एलसीएम यहाँ पर हमें बताया है वो बताया है 30। इसका मतलब 10x की जो वैल्यू है ये हो जाएगी 30 के बराबर। तो x की वैल्यू जब ज्ञात करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। इसका मतलब x के स्थान पर यदि हम 3 रख दें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 5x, x के स्थान पर जब 3 रखेंगे तो 5 या 15 हो जाएंगे, यही हमने माना था। तो इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं। चलिए देखते कैसे करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए एक संख्या है 132, तो ये 132 है, इसको 12 के फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 12 इंटू में 11, ये तो हो गई हमारी एक संख्या। दूसरी संख्या साथियों आप मान लीजिए 12 इंटू में x। अब इनका आप एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू में 11 इंटू में x। ये तो इनका एलसीएम सवाल के अकॉर्डिंग हमने लिया और सवाल ने बताया है 1056, तो यहाँ पर 1056 के बराबर आप कर दीजिए, यानी 132x बराबर हो गए 1056। यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। x का मान जब आप इसको काटेंगे तो साथियों ये कटेगा सीधा 8 बार। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 8। अब दूसरी संख्या जब आप ज्ञात करेंगे, यानी एक संख्या तो हमारे पास ये थी, दूसरी संख्या जब ज्ञात करेंगे तो x की वैल्यू 8 रख दीजिए। 12 को जब 8 से इंटू करेंगे तो 12 96, तो 96 यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल, और आप एक बार फटाफट अपना जो आंसर है वो कमेंट कर दीजिए। इसमें आपने इसमें कौन सा आंसर दिया है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रम से 8 और 48 हैं, यानी HCF जो है वो तो है साथियों 8 और जो LCM है ये है 48। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। साथियों ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप एक सीधा सा फॉर्मूला याद रखिए। फॉर्मूला क्या है, प्रथम संख्या इंटू में द्वितीय संख्या बराबर होता है LCM इंटू में HCF। अब ये क्यों बना है, कोई भी दो एग्जाम्पल, कोई भी दो संख्याएं लेकर देख लीजिए, वहाँ से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 4 और दूसरी संख्या है 8। इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा साथियों 8। इनका एलसीएम कितना है 8। इनका HCF कितना है 4। तो एलसीएम 4 और एलसीएम 8 और HCF 4। पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 8 है, तो इनका मल्टीप्लाई बराबर इनका मल्टीप्लाई, देख लीजिए बराबर हो रहा है। कोई दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ से देख लीजिए एक संख्या हमारे पास 4 है, दूसरी है 6, तो इनका एलसीएम कितना होगा साथियों। एलसीएम जब आप इनका ज्ञात करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। इनका HCF क्या होगा, HCF हो जाएगा इनका, यानी HCF क्या होता है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिसका भाग इन दोनों संख्या में जाता हो, तो HCF हो जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए 24, इन संख्याओं को भी आपस में मल्टीप्लाई कीजिए 24, यानी संख्याओं का आपस में गुणा और उनके एलसीएम HCF का आपस में गुणा और बराबर होता है। तो इस प्रकार आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। एक संख्या है 24, दूसरी संख्या मान लीजिए x है, बराबर क्या होना चाहिए 8 इंटू में 48। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर 24 से जब काटेंगे 24 से कम 24, 24 दूना 48। x का मान कितना आ गया साथियों, x बराबर आ गया हमारे पास 16, यानी 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x का मान आ गया 16, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये रहा आपका सवाल नंबर नेक्स्ट 14 नंबर का सवाल है, ये आप देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए
और यदि आपको ये सवाल समझ में आ गया तो अपने आंसर भी फटाफट कमेंट कर दीजिए। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। इनका महत्तम समापवर्तक जो है 12 है। ये संख्याएं कौन कौन सी है? महत्तम समापवर्तक साथियों एक फैक्टर होता है, संख्याओं का एक फैक्टर होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास संख्या है 5, 10 और 15। इनका महत्तम समापवर्तक क्या है? यानी वह कौन सी संख्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसका भाग सभी में जाता है? तो वो संख्या आपको पता है 5 है। तो इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो ये लिखा जाएगा 5 इंटू में 1। इसको जब करेंगे तो लिखा जाएगा 5 इंटू में 2। इसको जब करेंगे तो 5 इंटू में 3, अर्थात 5 सभी में मौजूद है गुणनखंड के रूप में। उसके बाद यहाँ पर बचा है 1, यहाँ पर बचा है 2, यहाँ पर बचा है 3, तो यही अनुपात बन जाता है। यानी 5, 10 और 15 के अनुपात बनाएंगे तो बनेगा 1:2:3। तो अब मान लीजिए सवाल ऐसे होता कि 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में है, उनका HCF 5 है। तो साथियों सबसे छोटी संख्या क्या होती? इस अनुपात को 5 से इंटू कर देंगे तो सबसे छोटी प्राप्त हो जाएगी। फिर नेक्स्ट अनुपात को 5 से इंटू कर देंगे तो मिडिल संख्या प्राप्त हो जाएगी, और सबसे बड़े अनुपात को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। बस ऐसे ही आपको ये सवाल करना है। देखिए महत्तम समापवर्तक 12 है, इसका मतलब 12 इंटू में 1 ये हमारी पहली संख्या, 12 इंटू में 2 ये हमारी दूसरी संख्या, और 12 इंटू में 3 ये हमारी तीसरी संख्या। तो हमारे पास संख्याएं आ गई हैं 12, 24 और 36। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो संख्याओं का योग 36 है, योग जो है साथियों 36 है। महत्तम समापवर्तक 3 है और लघुत्तम समापवर्त्य 105 है। यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग में मिस्टेक हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक लिख दिया गया है जबकि लघुत्तम समापवर्त्य होता है। तो कोई बात नहीं, आपने समझ लिया होगा लघुत्तम से। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? साथियों सबसे पहले आपको व्युत्क्रम पता होना चाहिए, इसकी संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। जैसे ये 5 है, 5 का जो व्युत्क्रम होता है साथियों 1/5। यहाँ पर हमारे पास जैसे 2 है तो 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2। और यदि 1/5 का कोई आपसे व्युत्क्रम पूछे तो इसका व्युत्क्रम होता है 5। तो अब इस सवाल को देख लीजिए ये कैसे होगा। साथियों जैसे मान लीजिए वो संख्याएं हैं हमारे पास A और B, तो A का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/A का जो व्युत्क्रम होगा साथियों एक बार देख लीजिए, A का जो व्युत्क्रम होगा ये होगा 1/A, और B का व्युत्क्रम होगा 1/B। इनको जब जोड़ेंगे तो इनका योग हो जाएगा, व्युत्क्रमों का योग हो गया। व्युत्क्रमों का योग कैसे आएगा आप एक बार देख लीजिए। एलसीएम लेंगे A B, इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा B और यहाँ पर लिखा जाएगा प्लस में A। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि संख्या हमारे पास हैं A और B, इनके व्युत्क्रमों का योग हो गया है साथियों ये। यहाँ से देख लीजिए व्युत्क्रमों का योग कैसे हुआ। ऊपर तो संख्याओं का योग ही आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास? संख्याओं का योग ऐसे की ऐसे आ रहा है। और नीचे क्या आया है साथियों? A B। संख्या हमारी थी A और ये है B, यानी A इंटू में B। तो नीचे संख्याओं का क्या आ गया? मल्टीप्लाई। बस इतना सा काम आप भी कर दीजिए। ऊपर संख्याओं का योग लिखना है, व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करने के लिए ऊपर संख्याओं का क्या लिखना है? योग। तो हम ऊपर लिख देते हैं योग, तो इधर लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर देख लीजिए ये लिख दिया योग। अब बटा में क्या लिखना है? इनका गुणनफल। और गुणनफल साथियों क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? अभी हमने पिछले सवाल में डिस्कस किया था कि उनका लैसेपे और मैसेपे का जो गुणा होता है वो भी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो बटा में यहाँ पर लिख दीजिए आप 3 गुणा में 105। इसको जब काटेंगे साथियों तो ये कटेगा 3 से, जब इसे काटेंगे तो 12 बार, यानी 12/105। और जब काटेंगे 3 से तो 3 चौक 12 होंगे, और यानी 4 तिया 12 और 35 तिया 105। तो यानी 4/35 ये हमारा इस साल का राइट आंसर होगा। और ये साथियों पिछले एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप अच्छे से याद रखिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल और काफ़ी प्रैक्टिकल सवाल है। एक दूधिया है, उसके पास 3 टंकियां हैं, यानी दूध भरने की जो टंकियां होती हैं वो 3 टंकियां हैं जिनकी धारिता क्रम से 20 लीटर। एक टंकी में 20 लीटर दूध आता है, एक है 36 लीटर की, एक है 45 लीटर की। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी, यानी कौन सी बड़ी से बड़ी माप होगी जो इन टंकियों के दूध को पूरा माप दे? साथियों जैसे दूधिया है, इसके पास ये टंकी है, इसमें 20 लीटर दूध आता है,
इसके बाद ये टंकी है, इसमें 36 लीटर दूध आता है, और फिर ये टंकी है जिसमें 45 लीटर दूध आता है। अब दूधिया के पास एक ही एक नाप है समझ लीजिए, उस नाप से, और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 20 लीटर की मान लें, तो 20 लीटर की से इसको तो एक बार में नाप देगा, लेकिन ये नहीं नप पाएगी। यदि हम 9 लीटर की हमारे पास हो तो 9 लीटर से ये भी नप जाएगा, ये भी नप जाएगा। इसमें 9 लीटर की 4 बार भरी जाएगी, इसमें 9 लीटर की 5 बार भरी जाएगी, लेकिन 9 लीटर की से ये नहीं नप पाएगा। तो इसलिए आपको बताना कि बड़ी से बड़ी कौन सी है, जिससे अब जैसे ऑप्शन से कर दीजिए, कोई बात नहीं, आपको इसका कंसेप्ट पता नहीं है तो ऑप्शन से, जैसे 5 लीटर हम माने तो 5 लीटर से ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये नहीं माप पाएंगे। 6 लीटर का मानेंगे तो साथियों 6 लीटर से 20 लीटर को नहीं नाप पाएंगे। 2 लीटर यदि हम मानते हैं तो 2 लीटर की नाप से 45 लीटर की जो टंकी है उसका दूध पूरा नहीं नाप पाएंगे। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 1 लीटर से ये भी नाप देंगे, ये भी नाप देंगे, और ये भी नाप देंगे। और साथियों ये जो होता है, ये होता है HCF। ये क्या होता है, HCF। गणित की भाषा में इसे कहते हैं हम HCF। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये रहा हमारा अगला सवाल, देख लीजिए आप फटाफट एक बार इस सवाल को देख लीजिए। एक दुकानदार के पास कपड़े मापने की जो 3 नाप हैं, यानी जो गज इस प्रकार का जो छड़ी होती है उसके पास, वो 3 अलग अलग हैं। एक है 2 फीट की, एक है 3 फीट की, और एक है 4 फीट की। तथा दुकान में अलग अलग लंबाई के कपड़े के थान हैं। साथियों कपड़े के थान क्या होते हैं, जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, एक तो कपड़ा होता है और एक वस्त्र होते हैं। साथियों दोनों में अंतर है, एक तो वस्त्र होते हैं और एक होता है कपड़ा, दोनों में अंतर है। कपड़ा क्या होता है, बिना सिला होता है, जो आप देखते हैं ऐसे लिपटा हुआ होता है, उसे हम थान बोलते हैं। वस्त्र जो होते हैं जिनको हम पहनते हैं, यानी कपड़ा जब सिल जाता है उसके बाद वो वस्त्र कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो दुकानदार है उसके पास नापने की 3 नाप हैं, 2 फीट की, 3 फीट की और 4 फीट की, और उसके पास अलग अलग लंबाई के थान हैं। निम्नलिखित में से कितने फीट लंबाई का थान प्रत्येक नाप द्वारा पूरा माप दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए एक थान ये है जिसकी टोटल लंबाई, यहाँ पर हम कुछ भी लिख दें, ठीक है ना। तो उस थान की लंबाई आपको बतानी है, जिसको हम 2 फीट वाली नाप से भी पूरा नाप सकते हैं, 3 फीट वाली नाप से भी पूरा नाप सकते हैं, और 4 फीट वाली नाप से भी पूरा नाप सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 2 फीट से नापेंगे, मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं, 48 को जब हम 2 फीट वाली नाप से नापेंगे तो 24 बार में ये पूरा नप जाएगा। 3 फीट वाली से नापेंगे तो 16 बार में पूरा नप जाएगा। 4 फीट वाली से नापेंगे तो 12 बार में पूरा नप जाएगा। इसका मतलब 48 फीट का यदि कोई लंबाई का कोई थान है तो उसको हम इन तीनों नापों से, यानी तीनों जो छड़ियाँ हैं उनसे नाप सकते हैं। लेकिन यदि 50 फीट का कोई थान है तो उसे हम 3 फीट वाली से नहीं नाप सकते, 4 फीट वाली से नहीं नाप सकते। 75 फीट का यदि कोई थान है तो उसे हम 2 फीट वाली से नहीं नाप सकते, 4 फीट वाली से नहीं नाप सकते। उसे केवल 3 फीट वाली जो नाप है उससे 25 बार नाप सकते हैं। इसी प्रकार 100 फीट का यदि कोई थान है तो उसे हम 3 फीट वाली से नहीं नाप सकते। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट 48। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और साथियों ये जो है ये इनके एलसीएम पर आधारित होता है, एलसीएम पर आधारित होता है, यानी इनका यदि हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास 12। इसका मतलब अब 12 का कोई मल्टीपल होगा वही हमारा आंसर होगा, और 12 का मल्टीपल यहाँ पर है केवल 48। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 18 की ओर। सवाल नंबर 18 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। साथियों आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि कोई सवाल कैसे कर दिया जाता है वहाँ से आप काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। 2 संख्याओं का लघुत्तम समवृत्य 24 है। प्रिंटिंग में थोड़ी मिस्टेक थी तो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का महत्तम समवर्तक नहीं हो सकती। तो आपको पता है जो लघुत्तम एलसीएम जो होता है साथियों ये बड़ा होता है, और एचसीएफ जो होता है ये छोटा होता है। जैसे हमारे पास संख्या है 4 और 6, तो इनका एलसीएम कितना होगा 12, और इनका एचसीएफ कितना होगा 2। अब आप देख लीजिए इसका भाग भी जाता है, इसमें एलसीएम में एचसीएफ का हमेशा भाग भी जाता है। तो एचसीएफ कौन नहीं हो सकता, जैसे 24 हमारे पास एलसीएम है, यहाँ पर यदि हमने मान लीजिए 24 लिखा, यहाँ पर हमने लिखा 24, या यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर हमने 24 लिखा, तो उसका एचसीएफ 8 हो सकता है क्योंकि 8 का भाग इसमें चला जाएगा। 12 हो सकता है
12 का भाग भी चला जाएगा, 24 हो सकता है, इसका भी चला जाएगा, लेकिन 35 नहीं हो सकता, क्योंकि HCF जो होता है वो LCM से बड़ा नहीं हो सकता। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा 35। चलते हैं अगले सवाल की, और सवाल नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक बार कमेंट करके बता दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। इस सवाल का जो आंसर है आप फटाफट कमेंट कर दीजिए, उसके बाद आपको हम समझाएंगे कि इस सवाल को कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं। कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनको यदि 10-10 के समूह में बिठाया जाए, यानी कक्षा 12 में कुछ विद्यार्थी हैं, उनको 10-10 के ऐसे समूह बनाकर बिठा दिया जाए तो 5 विद्यार्थी शेष बच जाते हैं। इसका मतलब कक्षा 12 में साथियों जो विद्यार्थी हैं उनकी संख्या आप ज्ञात करेंगे तो कितनी होगी। यदि 70 विद्यार्थी हैं तो 10-10 के समूह में बिठाएंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 30 विद्यार्थी हैं, 10-10 के समूह में बिठाएंगे तो सारे बैठ जाएंगे, ये नहीं हो सकता। 40 हैं तो 4 समूह में बैठ जाएंगे, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर सही होगा। केवल इतना सा करने से ही आप इनको कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ऐसा होता कि ऑप्शन में यहाँ पर एक 55 होता, एक 35 होता, एक 45 होता, एक 25 होता, ऐसे होता। तो अब 10-10 के समूह में बिठाने पर सभी जगह 5 शेष बचता। तो फिर आप नेक्स्ट वाले से चेक करते, 8-8 के समूह में बिठाएं तो 3 शेष बचने चाहिए। 8-8 के समूह में बिठाएंगे 25 को तो 3 समूह बैठ जाएंगे, 1 शेष बचेगा। यहाँ पर बिठाएंगे तो 8-32 3 शेष बचेंगे। यहाँ पर यदि हम देखें तो 8-7 56 होते हैं, तो 8 से 48 7 शेष बचेंगे। और यहाँ पर यदि हम देखें तो 8-5 40 5 शेष बचेंगे, तो 35 वाला सही हो जाएगा। ऐसे आपको चेक करना है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर 35 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, और आज के सेशन का अंतिम सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक भिन्न का अंश जो है 3 अंकों का है, कोई भी 3 अंक है, ये भिन्न का अंश होता है। यहाँ पर जो होता है वो भिन्न का अंश होता है, और यहाँ पर जो होता है ये भिन्न का हर होता है। जो हर है वो 4 अंकों का है, यानी ऊपर जैसे मान लीजिए कोई भी डिजिट लिखे हुए हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर डिजिट लिखे हुए हैं इस प्रकार से। इसी सरलतम रूप में लिखने के लिए हमें निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना चाहिए। सरलतम रूप का मतलब क्या है साथियों, आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 25 और यहाँ पर लिखा हुआ है 625, ये 2 अंक हैं, यहाँ पर 3 अंक हैं। इसका सरलतम रूप क्या है, यानी इसको काटते रहें, और जो अंतिम स्थिति जब संख्याएं कटना बंद हो जाती हैं तो वो सरलतम रूप कहलाता है। देखते हैं इसके लिए हमें किसका ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए इन दोनों संख्याओं का HCF यदि हमें पता है तो हम उससे तुरंत काट लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है 36 और यहाँ पर लिखा हुआ है 144। अब आप देखिए इसको सरलतम रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे। मान लीजिए आपको पता नहीं है तो आप इसका आधा कर देंगे 18, इसका आधा कर देंगे 72, फिर इसका आधा करेंगे 9, इसका आधा करेंगे 36। अब आप काटेंगे, इससे इसको काटेंगे तो 1/4। इसका मतलब प्रोसेस लंबा हुआ। यदि आपको इन दोनों का, इसका और इसका HCF पता होता कि इनका HCF क्या है, तो HCF से आप तुरंत काट सकते थे। और यहाँ पर तो आप इन दोनों का HCF क्या है 36, तो 36 से सीधा काटेंगे तो 36 से कम 36, 36 चौक 144। तो इस प्रकार से सरलतम रूप ज्ञात करने के लिए हमें HCF का ज्ञान होना चाहिए, जिसे हम हिंदी में मैसेप है बोलते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर होगा मैसेप है। साथियों एक बार आप कमेंट करके ये बता दें कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा क्या होना चाहिए। आपका जो अगला टेस्ट है वो किस टॉपिक का लें, और आपको कोई अन्य आपकी कोई जिज्ञासाएं हैं तो भी आप कमेंट कर दीजिए। और इसी प्रकार आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। हम प्रतिदिन रोज़ाना शाम को 7 बजे आपके रीट के लिए टेस्ट आयोजित करवाते हैं, जिनमें हम रैंक भी जारी करते हैं। और जो सवाल होते हैं साथियों एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बनाए जाते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी द्वारा सेलेक्ट किए जाते हैं। तो इन सवालों को यदि आप हल कर लेते हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी जो गणित की तैयारी है वो काफ़ी सुदृढ़ हो जाएगी। और ये जो टेस्ट हैं इनको आप कहाँ से दे पाएंगे, तो उसके लिए एक वेबसाइट आप लॉगिन कर सकते हैं www.studyseva.com। और ये जो वेबसाइट है साथियों बिल्कुल फ्री है, यहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क आपकी सेवा के लिए किया जा रहा है। आपकी सेवा के लिए ये जो सारा कार्य है साथियों निःशुल्क किया जा रहा है, जिसमें आपकी रैंक भी जारी की जाती है, जिससे आपको ये भी पता चल जाता है कि आपकी जो तैयारी है बाकी विद्यार्थियों की तुलना में कैसी है।
और साथियों वैसे जैसे नाम ही आप देखेंगे स्टडी सेवा, यानी ये सेवा के कार्य के लिए एक पैनल बनाया गया है। तो यहाँ से जाकर आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। चलिए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।